गई, कंक्रीट के बैरियर्स की बात हो गई। तो तमाम जो लोड्स थे उनको हमने कंसीडर करना एज अ डेड लोड। एरिया ऑफ द बैरियर इज टेकन फ्रॉम द कैलिफोर्निया स्टैंडर्ड। जो हमने एरिया मिला हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो हमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हमने चूज किया है, अलॉन्ग विद द बियरिंग कोर्स थिकनेस, वो भी हमें गिवन थी, वाज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द कैलकुलेशन। अब हमारे पास टोटल गर्डर कितने हैं? पांच गर्डर हैं इक्वल स्पेस के ऊपर। तो जो आपके बियरिंग सरफेसेस हैं, बैरियर्स हैं, बैरियर्स का एरिया है, बैरियर्स का लोड है, और जो आपके बियरिंग सरफेस का लोड है वो पांचों गर्डर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि एक गर्डर के ऊपर। तो बोथ बैरियर एंड द बियरिंग कोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द 5 girders। बियरिंग कोर्स इज प्लेस्ड ओवर 32 फीट विथ। आपकी जो ब्रिज का क्रॉस सेक्शन था वो आपका क्रॉस सेक्शन भी ओवरऑल नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, जहां से बैरियर के सरफेस से लेके इस बैरियर के सरफेस तक का आपका बस ओवरऑल डिस्टेंस जो 32 फीट विड्थ थी, ओपनिंग थी। तो आपकी जो बियरिंग सरफेस है वो इस 32 फीट के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया सारी चीजों को। नाउ वी आर गोइंग फॉर द स्लैब और डेड लोड्स। नाउ डेड लोड फॉर द स्लैब इज इक्वल्स टू इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ इनटू स्लैब थिकनेस इनटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। सिंपल फार्मूलाज हैं, बिल्कुल सिंपल। जिस तरह से हम किसी भी कंक्रीट के एलिमेंट का डेड वेट कैलकुलेट करते हैं, उसके डायमेंशंस को डेंसिटी ऑफ कंक्रीट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्लैब की थिकनेस और इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ जो है वो डायमेंशंस हो गए मेंबर के, और डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इज डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ 7 फीट 3 इंचेस की थी, जो कि 7.25 फीट हो गया। उसके बाद हमारे पास स्लैब की जो थिकनेस थी वो 7 इंचेस थी, 12 इंच का फिट में कन्वर्जन। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 150 पाउंड पर फिट क्यूब होती है, हमने 0.150 किलो पाउंड पर फिट क्यूब कंसीडर की। डेड लोड ड्यू टू स्लैब इज इक्वल टू 0.634 के पर फिट। डेड लोड ड्यू टू हॉन्च। नाउ हॉन्च बेसिकली हमारे पास डायमेंशन हॉन्च के हैं, हॉन्च विड्थ इनटू हॉन्च थिकनेस इनटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। वो भी कंक्रीट का ही बना हुआ होता है। एक इंच का जो पोर्शन था ये आपके पास हॉन्च नजर आ रहा है 1 इंच का, तो ये भी आपकी कंक्रीट ही फिल हो रही है इसके अंदर। तो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय डायमेंशंस। हॉन्च की ओपनिंग कितनी है? हॉन्च की ओपनिंग है 1 फीट 4 इंचेस या 16 इंचेस, और थिकनेस उसकी 1 इंच है। हमने सारी वैल्यूज जो है पुट कर ली कि 1 फीट 1.33 फीट उसकी ओपनिंग थी ओवरऑल। 1 इंच जो है 1/12 फीट बेसिकली आपका जो है उसकी थिकनेस हो गई। कंक्रीट की डेंसिटी 0.150, और आपके पास डेड लोड ड्यू टू हॉन्च इज इक्वल टू 0.017 की परफेक्ट। एंड देन वी हैव अ डेड लोड ड्यू टू गर्डर। एरिया गर्डर का इनटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। गर्डर का एरिया हमें क्वेश्चन के अंदर डिटेल के अंदर मिला हुआ 560 इंच स्क्वायर। इंच स्क्वायर को फीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 12 इंटू 12 144। उसके बाद डेंसिटी ऑफ कंक्रीट आपके पास वैल्यू आ गई 0.583। उसके बाद डेड लोड ड्यू टू बैरियर। बैरियर हमारे पास 2 थे, 2 बैरियर्स आ गए। बैरियर का एरिया हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर इनटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय 5 गर्डर्स। क्योंकि हमें ये भी कंडीशन बताई गई है पीछे कि जो गर्डर्स हैं वो आपके पास 5, आपने डिजाइन करना है सिर्फ 1। तो जो बैरियर्स का एरिया है, बियरिंग कोर्सेज का जो एरिया है वो आपका उन 5 मेंबर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारे पास 2 बैरियर्स थे। एक बैरियर का एरिया 2.61 फीट स्क्वायर था, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 0.150 किलो पाउंड पर फीट क्यूब, और 5 गर्डर्स हैं तो हमने 5 गर्डर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। वी गॉट 0.157 की परफेक्ट। उसके बाद डेड लोड ड्यू टू बियरिंग कोर्स इज इक्वल्स टू बियरिंग थिकनेस इनटू पेव विड्थ इनटू डेंसिटी ऑफ पेवमेंट विड्थ डिवाइड बाय 5 गर्डर्स। क्योंकि ये बियरिंग सरफेस जो है वो बिटुमिनस कंक्रीट का बना हुआ होता है, ये नॉर्मल कंक्रीट का नहीं होता। लेकिन हालांकि दोनों कंक्रीट्स की जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पेव्ड कंक्रीट की डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे जो थिकनेस है हमारे पास बियरिंग कोर्स की वो 2.5 इंचेस थी, डिवाइड बाय 12। और ओवरऑल कितनी लेंथ के ऊपर आ रहा है? 32 फीट की लेंथ के ऊपर। मैं ऑलरेडी आपको क्रॉस सेक्शन में दिखा चुका हूँ। टोटल 32 फीट के ऊपर ये जो आ रही है बियरिंग सरफेस आ रही है। डेंसिटी ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट 0.150 किलो पाउंड पर फीट क्यूब, और 5 हमारे पास गर्डर्स हैं। टोटल वी गॉट 0.200 की परफेक्ट। तो तमाम जो आपके पास ओवरऑल डेड लोड्स आ गए, हमने तमाम वैल्यूज को सम कर लिया। देयरफॉर द टोटल डेड लोड इज इक्वल्स टू 1.591 की पर फीट। अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, कोई डेड लोड हमने निकाल दिया। अब डेड लोड के बाद हम डेड लोड मूवमेंट्स निकालते हैं। अब ये तो आप तमाम बंदों को ऑलरेडी पता है कि जब हमारे पास डेड लोड होता है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाता है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो मूवमेंट्स हैं उनके लिए हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, WL² by 8। नाउ द मूवमेंट फॉर द स्लैब वेरिएबल इंक्लूड्स बोथ
गर्डर 1 इंच हॉन्च बिटवीन इट एंड द प्री-स्ट्रेस्ड गर्डर। स्लैब आ गई, हॉन्च आ गया और गर्डर आ गया। इन दिस स्टेप वी विल कैलकुलेट द मैक्सिमम लाइव लोड प्लस इम्पैक्ट मूवमेंट्स। एक तो हम डेड लोड मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लाइव लोड एंड इम्पैक्ट मूवमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। सिंस वी हैव अ सिंपल स्पैन्स, this will be created by placing a design truck with the center of gravity of the load offset a given distance from the center line of the span। लाइव लोड निकालने के लिए हम सिंपली जो ट्रक है उसको हम अज्यूम करेंगे या प्लेस करेंगे हमारे गर्डर के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, और हम उसके लोड की इंटेंसिटीज को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग फॉर द डेड लोड मूवमेंट। नाउ हमारे पास तमाम डेड लोड्स आ गए थे और मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड मूवमेंट ड्यू टू स्लैब इज इक्वल टू WL²/8। डेड लोड हमारे पास जो स्लैब का था वो कितना था 0.637 और 634। सो हियर वी हैव 0.634 और यहाँ पे स्लैब के साथ जो है वो 1 इंच का हॉन्च भी आ गया। तो हॉन्च जो है बेसिकली 0.017 था। तो हमने दोनों को एज अ कंपोजिट, एज अ कंबाइन कंसीडर कर लिया। अगर आप कंबाइन नहीं कंसीडर करते तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। L स्क्वायर 70 फीट का स्पैन था, गटर का 70 स्क्वायर डिवाइड बाय 8 वी गॉट 399 क्यूब फीट इज अ डिजाइन डेड लोड मूवमेंट फॉर द स्लैब। नाउ डेड लोड मूवमेंट फॉर द गर्डर WL²/8। गर्डर का जो डेड लोड था वो हमारे पास 0.583 है, 0.583। L स्क्वायर 70 फीट का स्पैन था डिवाइड बाय 8 वी गॉट 357 क्यूब फीट। डेड लोड ड्यू टू डेड लोड मूवमेंट ड्यू टू बैरियर्स WL²/8। बैरियर का डेड लोड, गर्डर का स्पैन स्क्वायर डिवाइड बाय 8 वी गॉट 96 क्यूब फीट। मूवमेंट ड्यू टू बेयरिंग सरफेस, डेड लोड बेयरिंग सरफेस WL²/8। बेयरिंग लोड वी गॉट 0.200, 70 फीट स्क्वायर डिवाइड बाय 8 एंड टोटल लोड वी गॉट 123 क्यूब फीट। So sum of all movements, total dead load movement is equals to 399 for slabs, for girder, for barriers and for bearing surface, और total dead load movement हमारे पास आ गई 975 क्यूब पर फीट। So now in step number 5 you calculate the live load plus impact movements। अब live load और impact movement का हमने combine ऐसा consider करना है। अब यहाँ पे हमारी जो इमेजिन थी कि हमने एक ट्रक को प्लेस करना है हमारे गर्डर के ऊपर, तो हमने पहले तो हमारा गर्डर एक ड्रॉ कर लिया कि लेट्स सपोज वी हैव अ गर्डर हियर, 70 फीट का गर्डर है AB से हमने सिंपली सपोर्टेड एक स्ट्रक्चर या सिंपली एक फ्री बॉडी डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करा दिया। ये हमारे पास एक 70 फीट का गर्डर आ गया AB। यहाँ पे हमने कंसीडर किया रिएक्शन एट A, रिएक्शन एट B, और ये हमारे पास एक 70 फीट का गर्डर है। 35 फीट के ऊपर हमने सेंटर लाइन एक स्पैन डिस्ट्रीब्यूट किया। 35 फीट और 35 फीट के दो पोर्शन बना लिए, ये सेंटर लाइन है ओवरऑल। The truck is placed so that the center line of the span is halfway between the center of the gravity of loads and the nearest concentrated load. The maximum movement occurs at the middle concentrated load 16 K। जो हमने ट्रक अज्यूम किया था उसका जो फ्रंट टायर वेट है वो 4K है, जो आपने स्टार्ट में हमने ट्रक एक डिजाइन कंसीडर भी किया था। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं स्टार्ट वाला ट्रक ये और ये वाला ट्रक हमने अज्यूम किया। ये दोनों टायर्स का वेट जो है वो 8K था। यहाँ पे दोनों टायर्स का वेट 32K था। हमने एक टायर कंसीडर किया है 4K, 16K एंड 16K। और जब हम इस ट्रक को प्लेस करते हैं हमारे मेंबर के ऊपर तो किस तरह से लाई करते हैं कि हमने कंसीडर किया कि जो सेंट्रॉइड है टायर का, जो ट्रक का जो सेंट्रल टायर है वो ऐसे मीडियोकर में कहीं एक्ट कर रहा है, यानी कि ओवरऑल जो गर्डर की लेंथ है उसके जो मिडिल पोर्शन है उसके आसपास कहीं एक्ट कर रहा है, यानी मिडिल टायर। क्योंकि मिडिल के अंदर किसी भी रिइंफोर्स कंक्रीट का एलिमेंट होता है उसके मीडियम या एक सेंटर के अंदर जो है मैक्सिमम मूवमेंट्स डेवलप होती हैं। अब हम ये अज्यूम कर तो सकते हैं कि एग्जैक्टली हम सेंटर के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन आप कर सकते हो, लेकिन इन रियलिटी ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इन रियलिटी डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट तरीके से काम कर रही होती हैं। हमने अज्यूम किया कि हम जो ट्रक का सेंट्रल टायर है वो उसके सेंट्रल जोन के अंदर कहीं हम अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए हमने एक पॉइंट C मार्क कर दिया जिसके ऊपर हमारा ट्रक का सेंटर टायर आ रहा है, और ट्रक के सेंटर टायर को हमने पॉइंट जो सेंटर लाइन थी गर्डर की उसके आसपास रखा है। ये C पॉइंट था, उसके ऊपर ट्रक का सेंटर टायर आ रहा है जिसका 16K वेट है, और यहाँ से जो फ्रंट टायर तक का जो डिस्टेंस है वो 14 फीट का है। 14 फीट के ऊपर फ्रंट टायर आ गया 4K का, और इस लोड से इस तक का जो डिस्टेंस है वो भी 14 फीट का है। 14 से 30 फीट वेरी कर रहा होता है ना, हमने दोनों 14 फीट के रखे हैं। अब 14 फीट का था तो ये हमारे पास 14 फीट यहाँ से आ गया। अब जो हमारे पास ये 14 फीट तो हो गया,
ये सी जो पॉइंट हमने मार्क किया था वो 2 फीट 4 इंच के ऊपर हमने अप्लाई किया कि ये सेंट्रल लाइन से 2 फीट 4 इंच के ऊपर हमारा जो सेंट्रल टायर है उसका वेट आ रहा है। अब अगर मैं इसको 2 फीट 4 इंच ये हमारे पास यहाँ पे हो गए 2 फीट 4 इंच, और बाकी अगर आप 14 फीट में 2 फीट 4 इंच माइनस कर लोगे तो ओवरऑल आपके पास 11 फीट 8 इंचेस जो है वो सेंटर से उस तरफ वाला वजन आ जाएगा दूसरे पोर्शन के अंदर जो आपका सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट किया था गर्डर को उस तरह से। सो फ्रॉम फिगर 2 वी लोकेट HS2044 ट्रक एज शोन बिलो कि हमने ओवरऑल ट्रक की जो इंटेंसिटी थी उसको हमने मेंबर के ऊपर अप्लाई कर दिया इन टर्म्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम तो ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम आ गई। अब फ्री बॉडी डायग्राम आने के बाद हम क्या करते हैं, रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट सॉल्व द रिएक्शंस बाय समिंग मूवमेंट्स अबाउट पॉइंट ए। हम पॉइंट ए के दरमियान जो है वो पॉइंट ए के अराउंड मूवमेंट्स लेते हैं और टोटल ओवरऑल रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। सो वी हैव 4 हियर, 4K का लोड अप्लाई हो रहा है और 4 मल्टीप्लाई जाइए क्लॉकवाइज इस पॉइंट ए के ऊपर मूवमेंट ले रहे हो, 4 क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। 4 से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है टोटल सेंटर लाइन से 35 फीट का था। 35 में से हमने 2 फीट 4 इंच ये माइनस कर दिया और 14 फीट ये माइनस कर दिया। टोटल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आपके पास बच गया 18.67 फीट। प्लस क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा था इसलिए हम इसको पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद ये 16K का दूसरा फोर्स है, ये भी अकॉर्डिंग टू ए पॉइंट ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। 16 प्लस 16K आ गया। फोर्स आपका डिस्टेंस कितना है 30 फीट का ओवरऑल जो है वो लेंथ था, उसमें से हमने 2 फीट 4 इंच माइनस कर लिया। टोटल हमारे पास 32.67 फीट बच गया। प्लस क्योंकि अगेन तीसरा फोर्स भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है 16K का, आपके पास डिस्टेंस कितना है ओवरऑल ये 35 फीट का, उसमें आप ये 11 फीट 8 इंच ऐड कर देते हो। टोटल 46 या 67 फीट आपके पास डिस्टेंस बच जाता है। ये आपके पास क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास मूवमेंट आ जाएगी। थर्ड फोर्स वी हैव अ फोर्थ फोर्स वेरी बेसिकली इज द रिएक्शन एट बी पॉइंट। रिएक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है माइनस RB इंटू टोटल गर्डर की लेंथ जो है वो 70 फीट है। 70 फीट इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। रिएक्शन एट B, इस पॉइंट के ऊपर रिएक्शन हमारे पास आ गया 19.20K और उसके बाद R एट A के ऊपर रिएक्शन आ गया हमारा 16.80 किलो पाउंड। तो रिएक्शंस आने के बाद हम क्या करते हैं, मजीद हम मैक्सिमम मोमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। अब हमारी अजम्पशन क्या थी कि सेंटर लाइन के ऊपर हमेशा मैक्सिमम मूवमेंट अप्लाई हो रही होती है, लेकिन सेंटर लाइन के ऊपर अगर उसके नज़दीक आसपास कहीं मैक्सिमम फोर्स की इंटेंसिटी अप्लाई हो रही है तो उस पॉइंट के ऊपर भी मैक्सिमम मूवमेंट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। हमने जो पॉइंट C है उस C पॉइंट तक हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि लेट्स सपोज ये हमारी एक फ्री बॉडी डायग्राम है। अगेन